मत पूछ मेरे दर्द की इंतहा कहाँ तक है, तू कोशिश कर ले तेरी ताकत जहाँ तक है। तू बेगैरत है ये तो मालूम है मुझे, देखना अब ये है कि तू बेदर्द कहाँ तक है। ये जिंदगी सचमुच कितनी बेगैरत हो जाती है कभी कभी। आइए आज सुनते हैं इस्मत चुगताई जी की कहानी कुंवारी। उसकी सांस फूली हुई थी। लिफ्ट खराब होने की वजह से वो इतनी बहुत सी सीढ़ियां एक ही सांस में चढ़कर आई थी। आते ही वो बेसुध पलंग पर गिर पड़ी और हाथ के इशारे से मुझे खामोश रहने को कहा। मैं खुद खामोश रहने के मूड में ही थी, मगर उसकी हालतें बद देखकर मुझे परेशान होना पड़ा। उसका रंग बेहद मैला और जर्द हो रहा था। खुली खुली बेनूर आंखों के गिर्द स्याह हल्के और भी गहरे हो गए थे। मुंह पर मेकअप न था, खासतौर पर लिपस्टिक न होने की वजह से वो बीमार और बूढ़ी लग रही थी। मुझे मालूम हो गया कि मेरे बताए डॉक्टर का इलाज तसल्ली बख्श साबित हुआ। उसका पेट अंदर को धंसा हुआ था और सीना सपाट हो गया था। मुझे मालूम हुआ कि इस कत्ल की मैं भी कुछ जिम्मेदार हूँ, मगर मैं डॉक्टर का पता ना बताती तो कोई और बता देता। बिन बुलाए मेहमान को एक दिन निकाला तो मिलना ही था। एक मशवरा लेने आई हूँ, सांस काबू में आते ही उसने कहा। जुम्मा जुम्मा 8 दिन बीते नहीं और मुर्रात को फिर मशवरों की जरूरत आन पड़ी। मैंने चिढ़कर सोचा, मगर निहायत खंदा पेशानी से कहा, लो जरूर लो, आजकल बहुत मशवरे मेरे दिमाग में बज बजा रहे हैं। आपा मैं दूसरी शादी कर लूं? उसने बड़ी लज्जाजत से पूछा। गोया अगर मैंने इजाजत ना दी तो वो कुंवारी अरमान भरी मर जाएगी। मगर तुम्हारा शौहर? मौत आए हरामी पिल्ले को, उसे क्या खबर होगी? ये भी ठीक कहती हो, भला तुम्हारे शौहर को तुम्हारी शादी की क्या खबर होगी? मैंने सोचा, मगर तुम्हारी शादी के चर्चे अखबारों में होंगे, आखिर इतनी बड़ी फिल्म स्टार हो। फिल्म स्टार की दुम में ठेंगा, अल्लाह गवाह है मुझे नहीं मालूम कि ये गाली हुई कि नहीं। मदन एक सांस में 3 गालियां बकने की आदी है। मुझे तो उसकी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज गाली जैसा सुनाई देता है, मगर ये हकीकत है कि सिवाय चंद आम फहम गालियों के ये किलकारियां मेरे पल्ले नहीं पड़ती। भाई एक बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। मैंने बात की लगाम एक दूसरी सड़क पर मोड़ दी। तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारा बच्चा हरामी कैसे हुआ? ओह आपा, अल्लाह का वास्ता कभी तो समझा करो। कमबख्त शादी तो शब्बू 2 साल का था तब हुई थी। शब्बू के बाप से ही ना? मैंने सहम कर पूछा। तुम्हें याद तो कुछ रहता नहीं, बताया तो था वो कमबख्त। ओह अच्छा, याद आया, वो तुम्हें गृहस्थी का शौक चल रहा था। मैंने अपनी कुंद जहनी पर शर्मिंदा होकर कहा। भूसा चढ़ाया था, माँ के खसम ने धंधा कराना शुरू कर दिया। माँ का खसम रिश्ते में क्या हुआ? छोड़ो ना नामुराद शादी के तस्गीरे को, नई शादी का जिक्र करो। अल्लाह रखे कब कर रही हो, कौन है वो खुशनसीब? सुंदर। और वह कह कहा मारकर कालीन पर लोट हो गई। एक ही सांस में उसने सब कुछ बता डाला, कब इश्क हुआ, कैसे हुआ, अब किन मदारिस से गुजर रहा है। सुंदर उसका किस बुरी तरह दीवाना हो चुका है। किसी फिल्म में किसी दूसरे हीरो के साथ लव सीन नहीं करने देता और वो खुद भी उसे किसी दूसरी हीरोइन के साथ रंग रलियां नहीं मनाने देती। आपा ये फिल्म वालियां बड़ी छिनाल होती हैं, हर एक से लंगर लड़ाने लगती हैं। उसने ऐसे भोलेपन से कहा जैसे वो खुद बड़ी पारसा है। आपा कोई चटपटी सी कहानी लिखो, हम दोनों उसमें मुफ्त काम करेंगे, मजा आ जाएगा। उसने चटखारा लिया। सेंसर सब काट देगा। सेंसर की? उसने मोटी सी काली सेंसर की कैंची पर दागी। शादी के बाद काम थोड़े ही करूंगी। सुंदर कहता है अपनी दुल्हन को काम नहीं कराऊंगा। चैम्बूर में बंगला ले लेंगे, ख्वाबों के झूले में पींगे लेते हुए कहा। और एक दफा तो मुझे भी यकीन हो गया कि उसकी दुनिया बस जाएगी,
चबोर बंगले में वो बेगम बनी बैठी होगी, बच्चे उसे चारों तरफ से घेरे होंगे। अम्मा खाना वो चिल्लाएंगे। अरे जरा सब्र करो, आलू तो गल जाने दो। वो कफगीर से उन्हें मारेगी। तब बच्चों का बाप मुस्कुराएगा। बेगम क्यों मारती हो, अभी बच्चे हैं, बस एक लौंडा हो जाएगा, फिर साले को शादी करनी ही पड़ेगी। तो क्या अभी शादी नहीं हुई? ख्वाबों की बस्ती से लौटकर मैंने पूछा। मेरा दिल बैठ गया, जैसे मेरी अपनी कुंवारी की बारात दरवाजे से लौट गई। नहीं आपा, हरामजादा है बड़ा चालाक, ना जाने क्या करता है। वो देर तक सुंदर को फांसने की ताकीबें पूछती रही। ना जाने क्यों ये बात उसके दिल में बैठ गई थी कि अगर बच्चा हो गया तो सुंदर के पैर में बेड़ियां पड़ जाएंगी। और फिर भी उसने शादी ना की तो करेगा कैसे नहीं, उसका तो बाप भी करेगा। खैर, बाप का जिक्र फिजूल है, वो मर चुका। हरामजादे की छाती पर चढ़कर खून ना पी जाऊंगी? शब्बू के बाप की छाती पर चढ़कर क्यों नहीं खून पी गई? जब मेरी उम्र ही क्या थी, उल्टी चोर सी बन के बैठ गई। बस तुम कोई ऐसी तरकीब बताओ कि साले की एक ना चले। और जो तरकीबें वो मुझसे पूछ रही थी उनसे मुझे वहशत हो रही थी। मदन कई बार सुंदर को लेकर मेरे यहाँ आई। सुंदर अपने नाम की तरह हसीन और नाउम्र था। मदन से किसी तरह बड़ा ना मालूम होता था। नया नया कॉलेज से आया तो भूखे बंगाली की तरह चौमुखे इश्क लड़ाने शुरू कर दिए। इसी छीन झपट में मदन उसे उड़ा लाई। अच्छे घराने का कहकहाबाज और बातूनी लड़का पहली ही दफा में घर में ऐसा बेतकल्लुफ हो गया जैसे बरसों से आता जाता है। उसे देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि क्यों मदन उसे दिल दे बैठी। उसकी सोहबत में एक लम्हा भी उदास नहीं गुजरता था। मदन जैसी पिटी पिटाई गम नसीब लड़की के लिए जरा सी नरमी भी छलका देने को ही काफी थी। वो सुंदर के हर जुमले पर बेतहाशा कहे कहे लगाती। वो बात पर नहीं, उसके चेहरे के उतार चढ़ाव पर, लबों की जुबिश पर मशहूर होकर खिलखिला पड़ती। मुसर्रत की उछलती कूदती मौजों से उसे झकोल डालती। सुंदर के लब हिलते और वह कहा मारती। पानी पीती होती तो उच्छू लग जाता। खाना खाती होती तो मुंह का निवाला सामने बैठने वाले के ऊपर छिड़क देती। वो दोनों ना जाने अपना घर छोड़कर मेरे ही यहाँ गुलेले करने क्यों आते थे। बच्चों जैसी शरारतें किया करते, कलाबाजियां करते, कभी रूठते कभी मनाते। उन्हें देखकर मुझे बकरी के दो खिलंदड़े याद आ जाते जो पराए खेत में फुदकने आ जाते हैं। क्या दन दनाता हुआ इश्क था दोनों का, बेपरों के हवा में उड़े ही जाते थे। जंगली हिरनियों जैसे चौकड़ियां भरते हुए प्यार ने मदन की काया पलट कर दी। वो एकदम बेहद हसीन और जाजिबे नजर बन गई। जिल्द के नीचे दिए रोशन हो गए, सोई हुई आंखें जगमगा उठी। हजारों जादू सरगोशियां करने लगे। सपाट सीना हिल उठा, कूले लहराने लगे। सुंदर से कुश्तियां लड़ लड़कर वो फुर्तीली बन गई। सुंदर की और मदन की जोड़ी बन गई। जिन फिल्मों में वो सुंदर के साथ न थी उन्हें डफराना शुरू कर दिया। सेट से बड़े मार्के के सीन मेकअप रूम में ही होने लगे। वो फिल्में जो आधी हो गई थी चिथड़ा हो गई। मदन ने पहली बार किसी नौजवान को दिल दे दिया था। सब कुछ भूल कर वो उसी में डूब गई। सुंदर उसके बड़े लाड़ सहता, उसके छिछोर पर हंसता, उसके उजड़े हुए घर में जान डाल देता। नानी को अम्मा अम्मा कहकर मस्का लगाता, खाला से बैठकर गप्पे मारता, भाई को विस्की पिलाता, बच्चों के साथ धमा चौकड़ी मचाता। उसे मदन के जिस्म से मतलब था। उसकी आमदनी इसी तरह मुंह बोले रिश्तेदारों के तन्नूर में झोंक दी जाती थी। शब्बू को वो बहुत प्यार करता। मदन ने इस बदनसीब बच्चे का हाल उसे सुना दिया था। वो उसे बेटा कहकर गोद में बैठाकर घंटों प्यार की बातें किया करता। आपा, शब्बू नगोड़े को बेटा कहता है, बस तुम समझ ही लो कि क्या बात है। वो झूम कर कहती और मेरे कानों में मदन की बारात के ढोल गूंजने लगते। देखने में सुंदर कैसा अबोली सा था, मगर बच्चों के मामले में उसका रवैया हैरत अंगेज था। आते ही बच्चे उसे मक्खियों की तरह घेर लेते। उसकी जेबें क्या थीं, उमर अय्यार की जंबील थी। रंगीन पेंसिलें, पटाखों की डिब्बियां,
कागज पर उतारने की तस्वीरें, चॉकलेट, मीठी गोलियां, ना जाने क्या इल्ला बिल्ला निकाल कर बांटने लगता। एक दिन बच्ची ने मेरी सेंट की शीशी तोड़ दी। मैंने उसे मारना चाहा तो मेरे हाथ से उसे झपट कर ले गया। आप मारेंगी तो उसे अपने घर ले जाऊंगा, वो उसे कंधे पर बिठाकर बोला। इसने मेरी शीशी तोड़ी है, जरूर मारूंगी। हाथ तोड़ दिए जाएंगे मारने वालों के। ये लीजिए अपनी शीशी। उसने जेब से नई मुंहबंद वैसी ही शीशी निकाल दी, मगर इन्हें पूरी शीशी नहीं देंगे, आधी थी तो आधी ही मिलेगी। उसने शीशी खोलकर खूब बच्चों के बिसांदे कपड़ों पर और मैली हथेलियों पर छिड़की। आधी रह गई तो मेरे सामने डाल दी। जब वो बच्चों को बटोर कर दूसरे कमरे में चला गया तो मदन ने रोककर मेरे शाने पर सर डाल दिया। आपा, ऐसे ऊट पटांग आदमी के साथ कोई प्यार कैसे ना करे। और फिर मदन की जिंदगी में एक नया झटका आया। सुंदर के घर से तार आया कि माँ सख्त बीमार है, फौरन आ जाओ। मदन साथ जाने के लिए मचल गई। उसने अपने तरकश के सारे तीर इस्तेमाल कर डाले। शाम से ही उसके लिए विस्की की बोतल लेकर पहुंची, उसे धुत कर दिया। बड़े नाजुक लम्हों में साथ ले जाने की कस्में दी, मगर सुंदर टस से मस ना हुआ। वो सारी रात जागती रही, ना सोई ना सोने दिया, मगर सुबह होते ही परिंदा सारी तितलियां झटक कर उड़ गया। एरोड्रोम से सीधी मेरे ऊपर नाजिल हुई। मुझे इस किस्म के मरियल आशिकों से बड़ी कोफ्त होती है, मगर उसे यूं तबाह हाल देखकर मेरा जी पसीज आया, जैसे बरसों की बीमार। एक ही रात में आंखों के गर्द, स्याह हल्के, मुंह पर फटकार। ये उसे क्या हो गया है? मैं क्यों इस कम वक्त के बारे में सोचूं? दुनिया में कितने बड़े बड़े मसले हैं जिनमें जी उलझा हुआ है। फिर आखिर मैं इसका ख्याल क्यों करती हूँ? मैं ये सब कुछ क्यों लिख रही हूँ? मदन इस लायक नहीं। मुझे अपना जी हल्का करने के लिए ही सही इस बोझ को बांटना होगा। कितने दिन से जब मैं कलम उठाती हूँ, मदन का ख्याल मुझसे आकर कहता है, मैं जिंदा हूँ, मेरे सीने में दिल धड़क रहा है, मेरी रगों में खून दौड़ रहा है। राय दो, मुझे बताओ, मैं क्यों हूँ और कब तक रहूंगी? अच्छा है, मेरा कलम एक बार मदन को उगल दे, फिर मितलियां आनी बंद हो जाएंगी। आपा, एक तार लिखो ना। उसने थोड़ी देर सूखी सूखी आहें भरकर कहा। कैसा तार? कम सून डाइंग, यानी जल्दी आओ, मर रही हूँ। मगर अभी तो वो पहुंचा भी ना होगा। मैंने टालना चाहा, फिर जान को आ गई तो लिख दिया। डाइंग ना लिखा। शाम को हाफती कांपती आई, बड़ी शर्माती हुई तकिए से मुंह छिपा कर हंसने लगी। मैंने कहा, खैरियत? तार लिख दो, सुबह तो लिखा था। सुबह मुझ नसीबो जली को कहाँ मालूम था। वो फिर शर्माई। उबकाइयाँ आ रही हैं आपा, नींबू मंगवा दो। ओहो, ये बात है, मुबारक हो। मेरे सिर से बोझ सा उतर गया। ये बस फटकी कामयाब रही। डॉक्टर के पास गई? वहीं से तो आ रही हूँ। डॉक्टर हरामी पिल्ला क्या जाने, कहता है 2 दिन चढ़ जाने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होते का बच्चा। आपा, कपड़े वगैरह तो सिलवा दोगी? भाई, हमसे तो नहीं पलेगा, तुम पाल दोगी वो? ठुनकने लगी। मैंने हामी भर ली। तो फिर तार लिखो ना। क्या लिखूं? लिखो, सनबॉर्न कम सून। गधी हो तुम, अभी कहाँ से सनबॉर्न? अच्छा, तो सनबॉर्न होने वाला है, लिख दो। उसके आने का इंतजार करो। और क्या मालूम, शायद लड़की हो। वाह, लड़की छिनल काहे को होगी, मेरी तरह सड़ने को? मेरा जी कहता है लड़का ही होगा। फिर थोड़ी देर तक सोचकर एकदम बोली, मर जाए अल्लाह करे। कौन? मैंने चौंक कर पूछा। सुंदर की माँ, उल्लू की पट्टी। बीमार कुछ नहीं, ससुरी ने अपने यार को बुलाने के लिए ढोंग रचाया है। उसने निहायत पुरमगज किस्म की फूलदार गालियां टिकाई। अहमक हो तुम। कैसे मालूम? अरे, मैं खूब जानती हूँ इन मैयत पीटियों को। जब से मदन की जिंदगी में सुंदर आया था, उसने गालियां बकना बंद कर दी थी। सुंदर के प्यार ने रिश्ते जख्मों पर फायर रखकर गजालत का मुख बंद कर दिया था। उसकी आंख ओझल होते ही कच्चे जख्मों के मुंह खिल गए, पीप बहने लगी। उसके मुंह से फिर वही गालियां सुनकर मेरा जी बैठ गया। मारे गुस्से के रिन पटाखों की लड़ी सी बन गई।
उसका ताल्लुक है। किसका? उसकी अम्मा बहनिया का। सच्ची आपा, बहुत सी औरतें ऐसी ही होती हैं। अल्लाह कसम आपा, हमारे पड़ोस में एक बीवी रहती थी, अपने सगे भाई से। मैंने उसे रोक दिया। लिल्लाह, 10 फीलों पर न जाओ, मेरा कलम पेट का बड़ा हल्का है। कल कला को मुंह से कल कोई बात निकाल बैठा तो लोग मुझे उलाह ना देंगे। दूसरे दिन मातम कुना फिर टूट पड़ी। कल जैसे डॉक्टर का कहना ही ठीक निकला, दिन चढ़ गए थे, सो उतर गए। साथ साथ मदन की कमान भी उतर गई। ऐसी बिलक बिलक कर रोई जैसे जवान बेटा जाता रहा हो। ये औरत है या लतीफा? कल जिस बला के खौफ से बौखलाई फिर रही थी, आज उस बला की आरजू में जान दिए जाती है। लगी ऐसी तरकीबें पूछने, भला मेरे पास कोई जादू की छड़ी है जो चूहे को घोड़ा बना दूं? डॉक्टर ने कुछ इशारा तो किया था कि आइंदा से ऐसी मुसीबत से पाला नहीं पड़ेगा। मैं उसके बावजूद कोशिश के न बता सकी कि सुंदर को फांसने वाली चाल के पैर मफलूज हो चुके हैं। सुबह शाम मदन के तारों की डाक बिठा दी। काम पर उसने लात मार दी। एक प्रोड्यूसर ने कोर्ट में ले जाने की धमकी दी तो वो नाक पर ढेर सा मरहम थोप कर पड़ गई। मैं भी मरहम की मिकदार देखकर हिल गई। गई नाक, मैंने सोचा, मगर जब प्रोड्यूसर चला गया तो मजे से नाक पोंछकर हंसने लगी। मगर मुझे बेवकूफ क्यों बनाया तुमने? मैंने चिढ़कर कहा और चली आई। अखबारों में इस बात की खबरें छपने लगेंगी। मदन ने जरा शर्माकर तस्दीक दी। मैंने पूछा, ये क्यों? सुअर को पता चलेगा तो बहुत गुड़ेगा। मैं कह दूंगी। मैं समझी तुम छोड़कर चले गए, बदनामी के डर से गोलियां खा ली। मर्द बच्चा है, कुछ तो दिल को ठेस लगेगी। एक दिन हवास बाख्ता रोती हुई आई, मुझे जाने नहीं दिया। ये देखो। वो अखबार जिसमें सुंदर की मगनी की खबर थी दिखाकर लड़ने लगी। मैंने कब मना किया? मैंने जलकर कहा। जाओ मेरी बला से जहन्नुम में। और वो शाम को हवाई जहाज से जहन्नुम की तरफ उड़ गई। 11 बजे रात को जब वो सुंदर के घर पहुंची तो घर में सिवाय बूढ़े दादा और तोते के कोई न था। सब के सब सुंदर की फिल्म देखने गए थे। सुंदर के दादा फिल्म लाइन के वैसे ही खिलाफ थे। उन्हें मालूम था कि इन फिल्मों वालों के चाल चलन कुछ यूं ही वर्क के होते हैं, फूंक मारी और गायब। आंखें फाड़ कर वो मदन को घूरने लगे। मदन बम्बई से गर्म कपड़े भी लेकर नहीं गई थी। भूख अलग लग रही थी। 12 बजे के बाद सुंदर बहन भाइयों की टोली में हंसता कह कहे लगाता आया तो मदन रो पड़ी। क्या वो भी कभी यूं खानदान में घुल मिल कर उनकी अपनी बन सकेगी? उसके भी देवर जेठ होंगे, नंदे और देवरानियां होंगी। काश। बहू, लड़का रो रहा है, भूखा है, सास कहेगी। उसने पक्का इरादा कर लिया, वो अपनी सास से कभी नहीं लड़ेगी, नंदों की खूब खातिर करेगी, दादा का हुक्का भरेगी और तोते को फीके चने खिलाएगी। सुंदर को देखकर उसका जी चाहा कि दौड़कर उसके चौड़े चकले सीने से लिपट जाए और उसे मुट्ठियों से कूट डाले, उसके भूरे घने बालों में उंगलियां डालकर नोच डाले। मगर सास नंदों की शर्म ने उसके पैर थाम लिए। उसे देखकर सुंदर के हल्क में कहा लोहे का गोला बनकर अटक गया। माँ बहनों के सामने अपनी दाश्ता के वजूद से शर्म के मारे पानी पानी हो गया। मसनूई खुश मिजाजी से बोला, अरे आपके बच्चे। मदन ने दांत पीसे, मगर सुंदर की घबराहट पर तरस खा गई। जौहरी से कुछ जेवर बनवाए थे। चांदनी कुंदन का काम दिल्ली जैसा बंबई में नहीं होता। सोचा दिल्ली की सैर भी हो जाएगी और जेवर भी देख लूंगी। सुंदर मदन की आला एक्टिंग का कायल था। आज तो उसका लोहा ही मान गया। जब उसे सुंदर की बहनों के कमरे में सुलाया गया तो वह बमुश्किल गालियों की जंजीर को निगल सकी जो उसके हलक में उलझने लगी। खैर, जब सब सो जाएंगे तो सुंदर उसके पास आएगा। सब सो गए और वो सुंदर के पैरों की चाप के इंतजार में पड़ी रही। उसका जिस्म सुंदर में जब्ज होने के लिए तरस रहा था। रास्ते भर कैसे कैसे ख्वाबों के जाल बुनती आई थी। सुंदर सो रहा होगा, वो चुपके से उसके पहलू में रींग जाएगी। उसे महसूस करके सुंदर झूम उठेगा। पहले वो खूब तरसाएगी, खूब रूठेगी, फिर दोनों मान जाएंगे। सारी कसक,
सारी दूरी मिट जाएगी। सारे रास्ते वह इसी हादसे को दिल में दोहराकर चटखारे लेती आई थी। इसीलिए तो वह अपनी झाग सी नाइटी लेती आई थी, जो हाथ के लम्ब से धोबे की तरह पिघलकर गायब हो जाती। मदन सुंदर के पैरों की चाप सुनने के लिए बेकरार हमा तनगोश बन गई। दबे पैरों से वो पलंग से उठा होगा। उसने मंजरनामा तामीर करना शुरू कर दिया। उसकी तरफ खिंचा चला आ रहा होगा। 1 2 3 4 5। उसने अंदाजे से वो सारे कदम गिन डाले जो उसके और सुंदर के दरमियान हाइल थे। गिनते गिनते वो थक गई। अगर वो 1000 मील पर भी होता तो भी अब तक पहुंच चुका होता। वो रुहासी हो गई। एहसास के तनाव से कनपटियां भीगे चमड़े की तरह हो गईं। शायद सुंदर के भाई जाग रहे होंगे और वो उनकी मौत की दुआएं मांगने लगी। सुंदर की गलगोथा सी भोली भाली बहनें क्या मीठी नींद सो रही थी। उनके ख्वाब कितने सुहाने थे। उनके दिलों में किसी बेवफा के प्यार के जख्म नहीं पड़े थे। उसे गुस्सा आने लगा। ऐ काश कोई उनका जहान भी लूट ले, उनके पेटों में सांप छोड़ दे कि ये भी घोर अंधियारे में किसी के पैरों के निशान टटोलते फिरे। फिर सुंदर को आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। आखिर किस जुर्म की सजा उसका बचपन इतना वीरान और जवानी जख्म जख्म होकर रह गई थी। उससे ज्यादा न जब्त हो सका और वो सुंदर की कमरे की तरफ चलने लगी जहां वो अपने भाइयों के साथ सो रहा था। वो जैसे ही बाहर निकली, तोता अजनबी सूरत देखकर आंखों के लड्डू घुमाने लगा। कौन? दादा ने हाँक लगाई। वो चोरों की तरह खंबे के पीछे दुबक गई। दादा उठे और चबूतरे पर आधे घंटे तक खड़े रहे। मर गया बुढ़ा शायद कि हिलता ही नहीं। वो साएं साएं फिर चली। एक पीढ़ी से पैर उलझा और धड़ाम से गिरी। घर में जागर हो गई और वो फिर अपने पलंग पर जाकर दुबक गई। सुबह मौका पाते ही उसने सुंदर से कहा, सीधी तरह बंबई चलो बेटा, वरना खून खराबे हो जाएंगे। तुमने तार तो दिया होता, किसी होटल में इंतजाम करा देता। क्यों? क्या जागीर में टूटा आया जा रहा है? मरे क्यों जाते हो? खाने के पैसे ले लेना। दामों की बात नहीं मेरी जान, मेरे घर वाले बड़े नैरो माइंडेड हैं, फिल्म वालों को पसंद नहीं करते। तुम भी तो फिल्म वाले हो। अरे मेरी बात और है। तुम शाम की गाड़ी से चलो, परसों मेरे बहनोई आ रहे हैं, उनसे मिलकर तो मैं भी नहीं जाऊंगी। बड़ी झकझक की बात यह तय हुआ, मदन बज़ाहिर बंबई के लिए रवाना हो जाएगी। एक स्टेशन बाद नई दिल्ली उतरकर किसी होटल में ठहर जाए। सुंदर वहीं आ जाएगा। बड़ी धूमधाम से सारा घर मदन को स्टेशन पहुंचाने गया। वो एकदम फिल्म स्टार बन गई। छोटे भाइयों ने तो हार भी पहनाए। नई दिल्ली उतरकर वो होटल में ठहर गई। दो प्यासे इंसान एक दूसरे में गर्क हो गए। मदन के सारे दुख दूर हो गए। वो इंतजार की घड़ियां, वो लामतनाही फासला सब सुंदर के प्यार ने पाट दिया, मगर बावजूद खुशामद के सुंदर रात गुजारने पर राजी ना हुआ। मेरी माँ मेरे बगैर रात भर बिना खाए बैठी रहती हैं। तुम्हारी अम्मा की? वो मोटी सी गाली चबा गई। सुंदर की जान को आ गई। उसके कपड़े छिपा दिए, उसके जूते गोद में दबाकर बैठ गई। बस 10 मर्तबा दरवाजे से 12 खुदा हाफिज करने को बुलाया, मगर जाने वाले को ना रोक सकी। वो उसे सूनी अजनबी बिस्तर पर सिसकियां भरता छोड़कर चला गया। दूसरे दिन सुबह हब्स ए वायदा आ गया। मदन ने पूरा बक्स बियर की बोतलों का बर्फ में लगा के रखा था। आतिशदान में धीमी धीमी आंच उठ रही थी। मदन की नाइटी पिघल रही थी। सुंदर बियर पीता रहा और वो उसकी आगोश में बिखरती रही। काश कोई वक्त की लगामें पकड़कर रोक देता। ये लम्हे यूं ही फिजा में मुअल्लक हो जाते और इसी तरह सुंदर में तहलील हो जाती। दूरी का सवाल मिट जाता। वो पीते रहे, सोते रहे, फिर जागे उठे और फिर सो गए। शाम को दोनों नन्हे बच्चों की तरह टब में चूल्हे करते रहे। बाहर की दुनिया उनके लिए खत्म हो गई थी। गीले बदन आतिशदान के पास दो जानू होकर उन्होंने अपनी दुनिया पाली थी। दिन भर की बियर का नशा फीका पड़ने से पहले विस्की का रंग चढ़ने लगा।
किसी न किसी बहाने सुंदर को लगाए रखना चाहती थी। अगर उसका बस चलता तो वो उसकी मम्मी बनाकर तकिए पर सुला देती और फिर उसके मुंह से मुंह रखकर अबदी नींद सो जाती। बस न था जो उसे सारी दुनिया से छीनकर अपने दिल के किसी कोने में कैद कर दे और ऐसा जबरदस्त ताला डाले कि सिर पटके न खुले। मगर बियर नॉबस्की सुंदर के जाते कदम डगमगा न सके। मदन पर भूत सवार हो गया। सुंदर ने हब से मालूम उसकी ठुकाई शुरू की। इतनी जोर से उसकी पसली में लात मारी कि आंख निकल पड़े। घबराकर उसने फिर से उसे बाहों में समेट लिया। बस यही अदा तो मदन के मन को भा गई थी। उसे यूं बिखेरने और समेटने में ही लुफ्त आने लगता था। उस चार चोट की मार ही में लज्जत मिलने लगी थी। मदन तो चाहती ही थी कि वो उसे इतना मारे कि हड्डियां चकनाचूर हो जाएं। तब वो उसे छोड़कर ना जा सकेगा। मगर खानदान वालों की दहशत मदन के प्यार से ज्यादा मुहीब साबित हुई और वो चला गया। और मदन सुबह तक आहें भरती रही, तड़पती रही। काश वो लंगड़ा लूला और अपाहिज होता। उसके सब जानने वाले उसे भूल जाते और वो सिर्फ उसका होकर रह जाता। बम्बई में सुंदर को एक मर्तबा बुखार आया था। दुनिया को लात मारकर वो उसकी पट्टी से लगकर बैठी रही। न उसके घर की खबर थी, न मिलने जुलने वालों को आने दिया। बैठी जिस्म से लगकर सोती रही। ख्वाब में उसने देखा गर्म गर्म सुनहरी आँच में भी वो पिघलती रही है और वो सुंदर के जिस्म पर खोल बनकर मर गई है। उसके रिश्तेदार किसी जतन से भी मदद का पलस्तर न खुरच सकेंगे। डॉक्टर ने उसे डराया कि वह अगर 2 घंटे में 1000 बार उसे टटोलेगी तो वो अच्छा ना हो सकेगा। खुदा खुदा करके रात बीती और दिन हुआ। सुंदर कह गया था कि शायद वो देर से आए। लम्हे पहाड़ हो गए। दीवानी बिल्ली की तरह वो होटल में चक्कर काटती रही। फिर तांगा लेकर शहर की खाक छान डाली। 2 जोड़े लाई थी जो चीकट हो गए थे। उसकी उच्चार सूरत पर किसी को फिल्म स्टार होने का गुमान भी न था। एक सिनेमा हॉल पर ठठ लगे हुए थे। वहां मदन की हिट फिल्म चल रही थी। उसका जी चाहा तांगे पर खड़े होकर दुपट्टा हवा में लहराकर वही गीत गाने लगे जिससे लोग सुनने के लिए 10-10 मर्तबा जाते थे। मगर उसने टाल दिया। गाने की आवाज तो लता की थी। उसकी अपनी आवाज तो रात भर की जगार से फटाबास हो रही थी। करोड़ों के दिल की मल्लिका, ख्वाबों की रानी के भरे शहर में सुनसान दिल लिए तन्हा वहशियों की तरह जब चक्कर काटते काटते पैर शूल हो गए तो वो कुएं जाना की तरफ चल दी। मगर वहां जाकर मालूम हुआ सारा खानदान अमृतसर गया हुआ है। मंगनी की खबर सच ही निकली। सर झाड़ झंकार वो सीधी स्टेशन से मेरे यहाँ चढ़ दौड़ी। ना जाने कै दिन से ना नहाई न दांत मांझे। इतनी बदसूरत फिल्मी हूर मैंने इससे पहले कभी न देखी थी। मैंने मदन से बहुत कहा, नहा डालो कुछ खा लो। अब तो उस सुंदर हरामजादे की भत्ती ही खाऊंगी। बताओ आपा क्या करूं? इस कमीने ने मुझे खराब किया और अब ब्याह रचा रहा है। अब बनो मत, तुम पहले से ही खराब थी। मैंने जलकर कह ही दिया। आपा तुम भी अब कह रही हो? तुम तो बड़ी रोशन ख्याल हो। जी चाहा इसी के लहजे में कह दूं, रोशन ख्याल की दुम भला इससे ज्यादा रोशन ख्याली और क्या हो सकती है कि तुम्हारी इस नामुराद जिंदगी का इल्जाम तुम्हारी महरूमियों की अमिट तन्हाई के सर थोप दूं? क्या मैं तुम्हारी बीती हुई जिंदगी के कदम पलटकर नई राह पर डाल सकती हूँ? क्या ये जबरदस्ती हलक में उतरा हुआ जहर तुम्हारी रगों से जब्त हो गया है? निचोड़ कर निथार सकती हूँ कि तुम अलग और जहर अलग? नहीं, ये जहर तो अब गिरफ्त से बाहर हो चुका है। तुम नहीं जानती आपा, उसने ठंडी सांस भरकर कहा। और मैंने सोचा, बेशक मैं नहीं जानती। तुम जानती हो कि वो जिंदगी इंसान को क्या बना देती है, जहाँ न माँ का प्यार, न बाप की शफकत, न भाइयों के प्यार भरे घूसे, न बहनों की मीठी मीठी चुटकियाँ। तुम थूहड़ का पौधा हो, न फूल न फल। सुंदर से मिलने की हर कोशिश नाकाम साबित हुई। फिल्मों में वो काम कर रहे थे, वो एक दूसरे की गैर मौजूदगी में बनने लगी। एक दिन न जाने कैसे सुंदर के फ्लैट में घुस गई।
वो पिछले दरवाजे से निकल भागा। मारे गुस्से के मदन दीवानी हो गई। उसने फाटक पर उसे गिरे बांध से जा पकड़ा। खून कर दूंगी हरामजादे, वो गुर्राई। वो बिल्ली बना उसके साथ कमरे में चला आया। क्या चाहती हो? उसने बजाय मारने पीटने के नरमी से कहा। काश वो मारता पीटता तो ये गैरत की दीवार टूट जाती। वो उसे मारकर समेट तो लेता, मगर नहीं, वो मारना भी अपनी हद तक समझ रहा था। मुझे नौकर समझ कर रख लो, तुम्हारी माँ के पैर धोकर पीऊंगी। सुंदर उन्हें पलंग पर बैठाकर राज कराऊंगी। तुम्हारे नौकर कितना पैसा चुराते हैं, मैं तुम्हारी नौकर बनकर रहूंगी। मगर वो हक आया। सच्ची बात तो यह है भाई, मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मगर मदन समझ गई कि ऊंचे घराने का पूत एक बेसवा से बदतर औरत को कैसे ब्याह सकता है, जो खुद 1000 औरतों के साथ रहकर भी कुंवारा है, उस कुंवारी से भी ज्यादा पाक और मुकद्दस, जिसका कुंवारापन किसी हादसे का शिकार हो गया। मर्द सदा ही कुंवारा रहता है, सोने के कटोरे की तरह, जिसमें कोई भी पानी पी ले तो गंदा ही नहीं होता। और मदन कच्चा सकोरा थी, जो साए से भी नापाक हो जाता है। मदन का खून खौल गया, सारे जख्म ताज़ा हो गए और छिल गए। पहले तो उसने निहायत फूलदार किस्म की मुगल्लिजात सुंदर के जन्म जन्म को सुनाई। फिर सारे घर की चीजें तोड़ डाली। तेल की बोतल से आईने के परखच्चे उड़ा दिए। अलमारी से गिलास और बर्तन निकालकर छना छन बजा दिए। नए सूट निकालकर ब्लेड से धज्जियां उड़ा दी। स्वेटर, मफलर, मोजे, बनियान दांतों से खसूट डाले। सारे शीशे टेनिस के रैकेट से फोड़ डाले। नई कीमती जूतों की कतार से चाकू की बोटियां उड़ा दी। दीवारों के फ्रेम उतार कर जूतों से कूटे। सुंदर की मैली कमीज से मुंह डालकर रोने लगी। सुंदर खामोश सब कुछ देखता रहा। जब मदन ने मुंह से मैली कमीज हटाई तो वो जा चुका था। मदन ने फिर मेरे घर की चढ़ाई की। घंटों मुझसे सुंदर को कत्ल करने की तरकीबें पूछती रही। वो उसे चट से नहीं मारना चाहती थी, रंझा कर मारना चाहती थी कि सारी उम्र सिसके इसी तरह। नामर्द कर दो सुअर के बच्चे को। मुझे ऐसी कोई तरकीब नहीं मालूम, मैंने चिढ़ कर कहा। उसकी आंखों में तेजाब डाल दूं, सारी उम्र को अंधा हो जाएगा। मगर न सुंदर नामर्द हुआ न अंधा। महीने भर के अंदर वो कोमल सी बहू ब्याह लाया, अछूती कुंवारी, जिसे फरिश्तों ने भी हाथ न लगाया था। महीनों दुल्हन दुल्हा की फिल्म इंडस्ट्री में दावतें होती रहीं। अगर सदमे से मदन खुदकुशी कर लेती या घुल घुल कर मर जाती तो मेरी कहानी का कितने ही सलीके से खात्मा होता और फिर मैं लिखते वक्त जिल्लत महसूस न करती। मगर वो पेंदे में सीसा लगे हुए खिलौने की तरह लोट पोट कर खड़ी हो गई। ऐसी ही एक दावत में वो एक पस्त कद नए लड़के के साथ वही अपने अजली खुरदुरे कह कहे लगाने लगी। वो लतीफ़े छोड़ रहा था, मदन को अच्छा लग रहा था और मुंह के निवाले वो पास खड़े होने वालों पर छिड़क रही थी। सुंदर भी इसी मेज पर अपनी शर्मीली दुल्हन को खस्ता समोसे खिला रहा था। मुझे देखते ही मदन मेरे कान में फुसफुसाई। आपा, क्या राय है, शादी कर लूं? किससे? मैंने उकता कर पूछा। दर्शन से। मरता है हरामजादा, कहता है जहर खा लूंगा तुम्हारे लिए। वो नई दुल्हन की तरह शर्माई। जरूर कर लो, नेक काम में देरी कैसी। इस बात को कितने साल गुजर गए, मगर उस वक्त तब जबकि मैं आखिरी सत्रे में लिख रही हूँ। मदन कुंवारी है, उसके सहरे की कलियां मुंह बंद हैं। चंबोर में बंगला लेने का ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर नहीं हुआ। वो खूबसूरत सा बंगला जहाँ मदन बेगम बैठी हैं, बच्चे चारों तरफ घेरे हुए हैं, अम्मा खाना दो, अम्मा खाना दो, और वो उन्हें कफगीर से मार रही है। बच्चों का बाप मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, मारती क्यों हो बेगम, बच्चे हैं। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सुन रहे थे इस्मत चुगताई जी की कहानी कुंवारी मेरी, यानी क्रांति बोरा की आवाज में।